Gajaraj Rao started his career on theatre in the year 1988. After several plays and infrequent experiments with writing and direction, he initiated the renowned theatre group Act One in Delhi. Soon he opened an ad agency, and with time came path-breaking roles in new age cinema and OTT platforms. Best remembered for his portrayal in Badhai Ho and Shubh Mangal Savdhan, Gajaraj Rao relives his theatre experiences for our listeners. Welcome to our show, मेरी कहानी गजराज जी. थैंक यू भावना जी. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस अपने बहुत ही खूबसूरत पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया. और दूसरा, ये सुबह से मेरे दिमाग में बात चल रही थी. मैं सोच रहा था कि थिएटर से जुड़े हुए और कौन से पॉडकास्ट हैं जो थिएटर डायरेक्टर या थिएटर गुरुज या ऐसा कोई लोग करते हैं क्या. तो मेरे दिमाग में कोई इस तरह का नाम नहीं आया. और आप सिनेमा से जुड़ी हुई हैं, फिल्म क्रिटिक रही हैं, आलोचक हैं, किताबें लिखी हुई हैं, और आपकी तरफ से इस तरह की एक शुरुआत हुई है पिछले साल कि जहां पर आप रंगमंच से जुड़ी हुई जो लोग हैं उनसे बातें करती हैं. ये आपने बहुत ही कमाल कर दिया भावना जी. क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सिनेमा में जो ये रंगमंच के आर्टिस्ट का योगदान है वो बहुत ही खास है, और आप एक थिएटर एक्टर को दूर से सूंघ लेते हो क्योंकि उनका तरीका काम करने का बहुत अलग होता है. जी भावना जी. अच्छा, आप अपनी जर्नी बताइए कि कैसे आप थिएटर से जुड़े, कैसे आपके घर में कौन था जिसने आपको थिएटर के लिए प्रेरित किया. घर में ऐसा कोई नहीं था, लेकिन कह सकते हैं कि एक्टिंग का जो स्वाद या एक्टिंग के प्रति जो चाहत रही होगी वो बहुत छुटपन में चार्ली चैपलिन को हम लोग देखते थे. उनका दूरदर्शन में एक प्रोग्राम आता था हर संडे को शायद. और उसके बाद मेरी जो दोस्ती हुई मिस्टर नटवर लाल से हुई जब मैं 8 वर्ष का था. और ये दिल्ली के प्लाजा सिनेमा हॉल में मैं मिस्टर नटवर लाल से मिला और उन्होंने बोला मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो. और मुझे लगा ये आदमी तो अपना है, और उनसे बड़ी एक अपने मनी मन में मैंने दोस्ती गांठ ली. और मुझे याद है शुरुआत के दिनों में कोई और बहुत सारे अलग अलग कलाकार थे, बड़े बड़े स्टार्स थे, लेकिन बच्चन साहब ने कहीं बहुत ज्यादा इंस्पायर किया. और फिर उसके बाद जब कुछ जिंदगी के मोड़ आगे बढ़े और बहुत सारे छोटे मोटे काम कर रहा था मैं जिंदगी में, और क्योंकि जो घर की हालत थी ना बाबरा जी बहुत अच्छी नहीं थी कि जहां पर बहुत प्लानिंग के साथ कुछ किया जाए या इस तरह का कोई फ्यूचर था नहीं. और उसके बीच में कहीं पर मैं अखबारों में लिखता था और छुटमुट काम करते हुए मुझे अचानक एक दिन मौका मिला एक नाटक देखने का. मैं 18-19 साल का रहा हूंगा और ये नाटक था संध्या छाया. और मुझे गजब लगता, बिना स्क्रिप्ट देखे बिना कागज लिए इस तरह की चीजें कर सकते हैं. और बस मुझे धुन सवार हो गई कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ. पहली बार मुझे लगा कि ऐसा कर सकता हूँ. और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा हुआ जो थोड़े साथ में जुड़ा. और फिर एक्ट वन थिएटर ग्रुप बना एक, उसमें मेरी हिस्सेदारी रही. फाउंडिंग मेंबर हूं मैं उसमें, मनोज वाजपेयी, एन.के. शर्मा, पीयूष मिश्रा के साथ. उसने मुझे मेरी जिंदगी को नया मोड़ दे दिया भावना जी. वहां पे इतना गजब का कम्यून जैसा माहौल हो गया वहां पर कि हम लोग फुटबॉल खेलते थे, पूरा दिन कहानियां पढ़ते थे. जो हमारे जो डायरेक्टर थे एन.के. शर्मा, पढ़ाई लिखाई में उनका बड़ा जोर था. और मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स भी था क्योंकि मैं हिंदी वाला था, और अंग्रेजी से जो मेरा डर था वो कम कर दिया, उसको हटा दिया. कैसे किया? एक तो बहुत सारा लिटरेचर है जिसका ट्रांसलेशन होता है, वो पढ़ने को मिला. और दूसरा, डिक्शनरी लेके पढ़ता था मैं. बहुत सारी किताबें जिनके ट्रांसलेशन नहीं होते थे वो डिक्शनरी लेके पढ़ना, और उसके अंदर वो चाहे वो स्पेनिश कविताएं हों या पुश्किन की कविताएं हों, चेखव की कहानियां हों, तो वो उसने एक नया संसार खोल दिया मेरे लिए. तो सबसे बड़ी सीख आपको थिएटर से क्या मिली? सबसे बड़ी सीख ये मिली कि आप अपने जो प्रेजुडिसेस हैं उनके साथ मत जिए.
जिंदगी जो है ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, जैसा आपका मन कहता है, आपके एक्सपीरियंस। थिएटर ने मुझे सिखाया कि बदलाव बहुत जरूरी है, बदलते रहना चाहिए चीजों को, नई चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और हिम्मत भी दी, सहारा भी दिया, दोस्त भी दिए। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि थिएटर से आपको कौन सी अच्छी सीख मिली। तो आप एक्टर से क्या सीखते हो, या एक्टर की अच्छी बात आपको क्या लगती है? पहला तो ये पड़ा कि इसमें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने की रिहर्सल के बाद आप एक नाटक तैयार करते हैं, तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो सिनेमा में जो एक्टिंग करते हैं, जिसके अंदर आपको ऑन द स्पॉट कई बार स्क्रिप्ट मिलती है, उसके मुकाबले में बहुत अलग होती है। तो कह सकते हैं कि अगर आप जब रंगमंच से निकल कर आते हैं, तो ये जो ऑन द स्पॉट वाला जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा आसान हो जाता है, उसकी प्रिपरेशन थोड़ी आसान हो जाती है। समझ लीजिए कि आज जो मैं एक्टिंग कर रहा हूं सिनेमा के लिए, उसका जो होमवर्क है मैं 20 साल 25 साल पहले उसकी शुरुआत हो गई थी, ये कह सकता हूं। क्या बात है। क्योंकि कई बार भावना जी ऐसा होता है कि मैं मेरे को एक्टर्स होते हैं, या मैं एड फिल्म्स डायरेक्ट करता हूं, और उसमें जरूरी नहीं कि हर कोई थिएटर से हो, तो वो अच्छे एक्टर्स भी होते हैं, अच्छी एक्ट्रेसेस भी होती हैं, लेकिन कई चीजें होती हैं जो सिर्फ थिएटर के एक्टर कर पाते हैं, जो इम्प्रोवाइजेशन है, और जो अपने कैरेक्टर को लेके जो श्योरिटी होती है, और दूसरे अपने को एक्टर को लेके इनसिक्योर ना होने की जो एक मादा होता है, एक जो कॉन्फिडेंस होता है, वो थिएटर एक्टर को के पास शायद थोड़ा सा ज्यादा होता है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ये जो एड फिल्म्स में आप आते हो और आपकी कंपनी है और आप डायरेक्ट करते हो, आपकी सारी एड्स हम देखते हैं टेलीविजन पे, बहुत अच्छी होती है, और आपके साथ के कलाकार भी अच्छा काम कर लेते हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग कंपनी आपने कैसे खोली, कब खोली, क्यों खोली? जी, बहुत 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 अच्छा सवाल है ये भावना जी। मैं जब दिल्ली में थिएटर कर रहा था, तो दिल्ली में खास तौर पे नॉर्थ में या दिल्ली में थिएटर से आप घर नहीं चला सकते हैं। वो अभी भी एमेच्योर थिएटर ही माना जाता है। जैसे गुजराती थिएटर मुंबई में, या मराठी थिएटर या अंग्रेजी थिएटर में लोग अपना घर चलाते हैं, और बड़े शान से चलाते हैं। मैंने ऐसा देखा है, महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है लोगों के जीवन में, कि जो मराठी थिएटर आर्टिस्ट हैं वो सिनेमा रिजेक्ट करते हैं। या परेश भाई के बारे में सुना था कि वो कुछ एक शो चल रहा था, कि परेश रावल सर, कि जिसके लिए वो अपनी फिल्म डायरेक्टर्स को बोलते थे कि ये सैटरडे संडे जो होगा इसमें मैं शूटिंग नहीं करूंगा, ये मेरा थिएटर के लिए है। या नसीर भाई, जिस तरह से रंगमंच को लेकर बहुत ज्यादा उनके अंदर शिद्दत है कि वो सिनेमा छोड़ सकते हैं उसके लिए। तो वो तो है। हिंदी थिएटर में मेरे लिए मुश्किल हुआ, तो फिर उसकी वजह से मैं कुछ और काम करने लगा, ताकि घर चल सके, मैं अपने पिताजी को फाइनेंशियल सपोर्ट दे पाऊं। और वहां पर नॉन फिक्शन जो शोज होते थे वो लिखने शुरू किए। वहीं पे मुझे एड फिल्म गुरु हैं प्रदीप सरकार, जो अब फीचर फिल्म भी डायरेक्ट करते हैं, उनको असिस्ट करने का मुझे मौका मिला। और वो जब मुंबई आ गए तो मैं उनके साथ मुंबई आया, और अपना फिर 2003-04 में अपने पार्टनर सुब्रत राय के साथ मैंने ये कोड रेड फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की, जहां पर मैं एड फिल्म्स डायरेक्ट करता हूं। और जब मुझे कुछ अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती हैं अलग अलग डायरेक्टर से, तो मैं वहां पर एक्टिंग के लिए चला जाता हूं। क्योंकि आपकी जब एड्स में देखती हूँ तो उसमें मुझे 2 चीज स्ट्राइक करती है। एक कि उसमें एक कहानी होती है जो दिल को छू जाती है। दूसरी बात यह है, हो सकता है ये आपकी ऐड ना हो, मैं किसी और की भी ऐड की बात करूं, तो जो उसमें आपके साथ को स्टार्स होते हैं वो इतने सिंपल लगते हैं कि मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो मैं भी कर सकती हूँ। होगा नहीं मतलब इतना सिंपल होता है, वो लोग इस तरह से हमें पेश करते हैं कि हमको लगता है हमारे साथ बैठ के कोई बात कर रहा है। जी जी जी। उसमें अगेन रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान आता है। जिस विज्ञापन की आप बात कर रही हैं, उसमें ज्यादातर कलाकार जो हैं वो थिएटर से हैं, और उसके अलावा जो मेरे प्रोडक्शन हाउस में भी काम होता है, तो वहां पर भी मैं कोशिश करता हूं कि रंगमंच से जुड़े हुए कलाकारों के साथ काम कर पाऊं मैं। आपने बच्चों के साथ भी बहुत वर्कशॉप्स किए हैं। जी जी। दिल्ली में जब मैं थिएटर कर रहा था तो एक ग्रुप था, खिलौना थिएटर ग्रुप, वीके उसके डायरेक्टर थे, और उसमें हम लोगों का एक ट्रुप बना था जो कि एडल्ट्स परफॉर्मिंग फॉर किड्स
तो तकरीबन 500,000 स्कूलों में जाके हम लोगों ने परफॉर्मेंस दिया था। ये पुष्किन की कविता थी सोने की मछली, उसको हम लोग बड़े इम्प्रोवाइज ढंग से करते थे। और उसी ये इतना तजुर्बा होने के बाद में कुछ स्कूलों के साथ जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे होते हैं उनके साथ थिएटर वर्कशॉप किया। और उसकी वजह से कह सकता हूं कि आज जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूं या डायरेक्ट कर रहा होता हूं तो मेरे लिए बच्चों के साथ काम करना बड़ा सहज होता है। क्योंकि बच्चों के साथ काम मुश्किल भी बहुत होता है ना, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप देम फोकस। जी एब्सोल्युटली फोकस, और उसके अलावा उनकी अपनी एक दुनिया होती है जहां पर वो थक जाते हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो उनसे प्रोफेशनल एक्टर्स की तरह आप उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं। मैं उनकी दुनिया में जाकर उनसे बात करने की कोशिश करता हूं मैं। तो आपने थिएटर किया, आपने एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोली अपनी, आप बहुत सारी एड फिल्म्स में नजर आते हो, फिर सिनेमा में भी नजर आए। तो सिनेमा में आपकी एंट्री हुई, थोड़ा समय लगा सबको आपको पहचानने में। तो जब तक आपको अच्छे रोल्स नहीं मिल रहे थे, वो स्ट्रगल पीरियड और वो इस्टेब्लिशिंग पीरियड, उस समय क्या चल रहा था दिल में, दिमाग में? सोच रहे थे कि शायद गलती कर रहे हो? नहीं भावना जी, मुझे अफसोस होता था। मुझे लगता था कि यार ये पार्ट काश मुझे मिलता, या ये रोल मुझे मिलता तो मैं इसको अच्छे से कर पाता, मैं भी शायद इतना ही अच्छा कर पाता। लेकिन वो, और मैं ऐसा नहीं कि मैं कोशिश नहीं करता था, मैं मिलता था जब मुझे अप्रोच करता था। शुरू से अप्रोच करता रहा हूं, मैं लोगों को मैसेजेस कन्वे करता हूं, दोस्तों के थ्रू बताता हूं कि भाई मुझे काम करना है। जैसे अभी जैसे संजय लीला भंसाली हैं, मैं उनके जो सिनेमाटोग्राफर हैं या जो भी उनके यूनिवर्स में होता है उनको मैं पहुंचाता रहता हूं कि यार मुझे कहीं एक कोई इंटरेस्टिंग पार्ट उनके सिनेमा में मिले। लेकिन ये डेस्टिनी की बात है भावना जी, और वो वेट करना चाहिए। तो अच्छी बात ये रही भावना जी मेरे साथ कि मैं हताश नहीं हुआ, मैं निराश नहीं हुआ, मैंने आस नहीं छोड़ी। मुझे ऐसा नहीं लगा कि बस मेरी इनिंग कंप्लीट हो गई है। मैं कह सकते हैं ना, जैसे कई बार होता है कि लास्ट के 4 ओवर में बल्लेबाज को मौका मिलता है अपने गेंद को अपने बैट से पीटने का। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे ये जो आखिरी के कुछ ओवर में मुझे मौका मिला है और मैं इसका भरपूर फायदा उठा रहा हूं और बहुत एंजॉय कर रहा हूं। तो बधाई हो के बाद और वो जो दूसरी 3 फिल्में आई आपकी, उसके बाद भी आपको क्या लग रहा है आगे चलकर कैसे रोल्स आपको मिलेंगे? भावना जी, एक चीज मैं थोड़ा सा डरा हुआ था कि सिर्फ पिताजी के रोल मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा हुआ भी शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे पिछले 1.5-2 साल में मुझे बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स ऑफर हो रही हैं, बहुत ही अलग अलग किस्म के रोल ऑफर हो रहे हैं। तो शायद उसकी वजह यही है कि जो नौजवान राइटर्स और डायरेक्टर हैं वो एक्टर्स को खांचे में नहीं बैठाते हैं, वो फॉर्मूला में नहीं बैठाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जीवन की जिस मोड़ पर मुझे काम मिलना शुरू हुआ है उस वक्त ये तमाम इस तरह के लोग भी काम कर रहे हैं। और दूसरी एक चीज हुई है, जो ओटीटी की वजह से बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जो फ्राइडे के डर के बिना लोग काम कर पा रहे हैं। जो बॉक्स ऑफिस का जो डर होता है उसके बिना काम कर रहे हैं, तो उसमें लोग एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर पा रहे हैं। तो मुझे अच्छे पार्ट्स मिल रहे हैं और होपफुली जो ये अगले 1 साल 2 साल में कुछ मेरे काम आएंगे, अच्छे प्रोजेक्ट्स जो मैंने अभी पीछे किए हैं, तो वो दर्शकों को उम्मीद है कि वो मजेदार लगेंगे। जब आपको हाल ही में हमने अमिताभ बच्चन के साथ केबीसी शो में देखा, सो व्हाट स्ट्रक मी वाज दैट कितने हंसमुख है और कितने खुश है जिंदगी से। तो खुशी कहाँ तलाशते हो आप? खुशी मैं आसपास के लोगों में तलाशता हूं। मुझे जैसे उस दिन इस बात की बेइंतहा खुशी थी कि मैं नीना जी के साथ, जो मेरे को एक्ट्रेस हैं, 2 पिक्चरों में 2 सिनेमा हम लोगों ने साथ में किए हैं, बधाई हो और शुभ मंगल ज्यादा सावधान, और बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस रहा। और वो हारमोनी बनी हुई है और हम दोनों सदी के महानायक के सामने बैठकर गप्पे मार रहे हैं 3 घंटे तक। उससे ज्यादा खुशी की चीज कुछ हो नहीं सकती है भावना जी। ये पूरा एपिसोड जो अगर शायद मतलब क्योंकि मजबूरी होती है चैनल की, तो वो ड्यूरेशन की वजह से एडिट हुआ, लेकिन ऐसा गजब का माहौल बना था उस दिन। और जैसे एक बात निकली कि एक्टर को इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, किस किस चीजों से मिलती है, इस तरह के सवाल हो रहे थे। और उसमें बच्चन साहब ने एक शराबी का जो भूमिका करते हैं उसके बारे में एक किस्सा सुनाया,
तकरीबन 3-4 मिनट का पूरा इनेक्ट करके, वो अपने आप में सिनेमा था। हम दोनों मतलब टाइट 50 लेंस में उनको अपने सामने देख रहे थे वो करते हुए। उससे ज्यादा मजेदार और खुशी की बात क्या हो सकती है भावना जी? जी, और मुझे ये भी अच्छा लगा क्योंकि जब आपकी वाइफ पर क्लोजअप आया तो शी वाज सो अम्यूज्ड बाय यू एंड द कन्वर्सेशन एंड हाउ यू वर नरेटिंग योर लाइफ एंड आई सेड कि व्हाट अ लवली वुमन, यू नो। जी जी जी, संजना बहुत खुश थी और उनको लगा, मतलब उनके लिए भी बड़ी खुशी की बात ये होता है ना कि महानायक के साथ आप उस पूरे माहौल में, उस सेट के अंदर हैं 2-3 घंटे के लिए। और सबसे बड़ी बात भावना जी ये थी कि मैं ऐसा मानकर चल रहा था कि बच्चन साहब 15-20 मिनट शूट करते होंगे और फिर उसके बाद कुछ ब्रेक होता होगा और 10-15 मिनट का ब्रेक, वैनिटी से आएंगे और ऐसा कुछ होता होगा। तो बड़ा अचरज हुआ, बड़ा अद्भुत लगा कि वो इंसान वोल्केनिक है, ज्वालामुखी है उनके अंदर, और वो सेट छोड़ के जा ही नहीं रहे थे, वो पूरा समय हमारे साथ थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भावना जी, जो सीखने वाली बात है, जो सब लोगों को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, कि जब तक हम लोग सेट पे थे तो बच्चन साहब के लिए नीना जी और मैं उनकी नजरों में थे, चाहे वो कैमरा ऑन हो चाहे ऑफ हो। कट के बीच में भी वो हमें उतना ही महत्व दे रहे थे, हमसे ही बात कर रहे थे, हमारे आसपास ही थे। और ऐसा लग रहा था कि जैसे एक नया एक्टर होता है ना, नया परफॉर्मर होता है, जिसको बोला जाता है कि ये जो है ये शो तुम ठीक करोगे तो अगला कल का शो तुम्हें ठीक मिलेगा, ओके। बच्चन साहब के अंदर उतनी ज्यादा ऊर्जा और एक निश्चल, जिसको बोले शिद्दत, कि वो अपने काम के प्रति इतना प्रेम करते हैं, इतना ज्यादा प्रेम है उनके अंदर। वो एक लर्निंग है और वो बड़ा बड़ा आनंद आया उनको ऐसा करते हुए देखकर। कहाँ करते हैं, मतलब बहुत ही थोड़ा बहुत अचीवमेंट वाले जो एक्टर्स होते हैं वो भयानक नखरे हो जाते हैं लोगों के। और यहाँ पे एक आदमी 50 साल से अभिनय कर रहा है और वो उस दिन के लिए, उस समय, उस शो में अपना 150% वहां पे डाल रहे हैं वो अपना। उससे बढ़कर क्या चीज हो सकती है, ये हमने अनुभव किया और हमारे लिए ये जीवन भर याद रखने वाली बात है। और आपको पता है कि आपकी तरह जितने गेस्ट आते हैं वो सब यही कहते हैं, तो आप सोचो कि आपके साथ एक बार हुआ और उनके साथ रोज होता है। सोचिए ना कि हमारे बाद वो हरभजन और इरफान पठान के साथ शूटिंग करने वाले थे। हमारी शूटिंग तकरीबन 9 बजे रात को खत्म हुई थी और उसके बाद समझिए कि 12-1 बजे तक वो और काम करने वाले थे। माय गॉड। और सबसे और भावना जी एक और अच्छी चीज मुझे लगी कि हम लोग एयरपोर्ट पे देखते हैं, इधर उधर देखते हैं कि अभिनेता अभिनेत्री जब कोई फोटो खिंचाना चाहता है, कोविड टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, उससे पहले, तो लोग बड़ा अहंकार करते हैं कई बार। लेकिन यहाँ पर बच्चन साहब शूट खत्म होने के बाद जितने ऑडियंस में लोग थे जो आए हुए थे, आमंत्रित जनता थी, उनको उनके साथ उन्होंने तस्वीर खिंचाई, मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मीना जी के साथ, प्रोडक्शन में टीम, असिस्टेंट, मेरे मेकअप टीम, वो बिना किसी संकोच के वहां खड़े रहे। उन्होंने पूरा 15-20 मिनट सबको जी भर के तस्वीर खिंचवाने दी और बिना पेट्रनाइज किए, बिना एहसान जताए। ये मतलब गजब था ये अनुभव करना। चलो अभी आखिर में बच्चन की बात नहीं करते हैं, आपकी एक लास्ट सवाल है कि आपकी उम्र के लोग जो अब या तो एडवर्टाइजिंग में करना चाहते हैं, एक्टिंग, या थिएटर में करना चाहते हैं, या फिल्मों में करना चाहते हैं, अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो उनको आप क्या सलाह दोगे? मैं कहता हूं ये गोल्डन पीरियड है और YouTube और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ऐसा खतरनाक स्टेज ओपन कर दिया है कि अगर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है और उसको लगता है कि वो टैलेंटेड है, वो अपना कैमरा उठाए, मोबाइल फोन उठाए और अपने जो कंटेंट है क्रिएट करे और उसको प्रेजेंट करे लोगों के सामने। कुछ है ही नहीं, मतलब कितने लोग हैं, कितने ही लोग लोगों के सामने आए हैं और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मौका है। और दूसरा है कि कोशिश करें, ये एक तरीका है, और दूसरा है कि अपने आसपास, अपने शहरों में जहां पर आप हैं वहां पर देखिए कि थिएटर कहाँ हो रहा है। रंगमंच से अच्छा टीचर कोई भी नहीं है एक्टर्स के लिए, तो वो थिएटर ज्वाइन करें कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए, उसके बाद आगे बढ़ें। वाह,
Thank you very much for being on our show and enlightening us on so many wonderful topics. मुझे आपके बारे में ये अच्छा लगा कि आपने न सिर्फ अपने अनुभव शेयर किए रंगमंच के बारे में, सिनेमा के बारे में, मगर जो आप अपने मेंटोर या आइडल अमिताभ बच्चन की भी बात उतनी ही पैशन से की और उनको आपके समय के शो में से कितना ज्यादा समय दिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भावना जी। और ये रंगमंच पे आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा, उम्मीद है कि आप आने वाले सालों में ये काम आगे जारी रखेंगे। जरूर। Thank you for tuning in. If you have liked this episode, do comment. Do rate on Apple Podcasts. Subscribe to Rangmanch on your favorite podcast app like Apple Podcasts, Google Podcasts, Hubhopper, Castbox, Spotify, JioSaavn, so that you get notified when we come next. Stay tuned for the next episode with yet another guest, and until then, take great care of yourself.